के अंदर सबसे पहले डाटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। एक तो हम लोगों ने शुरू किया था, देखो किसी भी आप एप्लीकेशन का एग्जांपल ले लो, अगर डाटाबेस डिजाइन ठीक होगा तो ही हम लोग आगे काम कर सकते हैं। अगर बोलेंगे सेव अपडेट फाइंड डिस्प्ले आ गया, इनलाइन क्वेरी से भी स्टोर, कुछ बड़ी बड़ी बातें करें हम लोग, लेकिन बाद में पता चला डाटाबेस ही गलत डिजाइन था, तो क्लाइंट को क्या डिलीवर करेंगे। तो इसलिए डाटाबेस जो है ये आपको डिजाइन करना आना चाहिए। कौन कौन से टेबल बनने हैं, किसको प्राइमरी की, किसको फॉरेन की। सही से बनावे ठीक, अब यहाँ पे तो अब आपने डेटाबेस का, तो सबसे पहले होती है जब आपने कभी नॉर्मलाइजेशन होता है आपके सिलेबस में, चाहे बीसीए किया चाहे एमसीए, जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे, तो कहते हैं कि डाटाबेस नॉर्मलाइज होना चाहिए। और डाटाबेस अगर नॉर्मलाइज होगा आप तभी जो है प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर सकते हो। ठीक, तो आज का मोटिव आपका यही है कि हमें डाटाबेस डिजाइन, देखो आज की डेट में बोलो आपको टेबल बनाने आते हैं, डाटा टाइप भी लेने आती, बनाने तो आते ही हैं, पर पंगा यह है कि कौन से बनने चाहिए। तो हम लोग 2 सैंपल डाटाबेस बनवाऊंगा मैं आपको अभी। ठीक, तो उन डाटाबेस से फिर उसके बाद जब आगे काम करेंगे तो और तो बनते ही रहेंगे। तो सबसे पहले किसी एप्लीकेशन में जब आप रजिस्टर करते हो, एक साइन अप करते हो, उस टाइम कितने टेबल आपके यूज हो सकते हैं। तो जब आप साइन अप करते हो, रजिस्टर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्क्रीन ओपन होती है, इसमें नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, और कंट्री चूज करे देन उसकी स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, स्टेट चूज करे तो उसकी सिटी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये छोटा सा एक आपका कंसेप्ट है, ये छोटा सा सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं। जैसे किसी एप्लीकेशन में साइन अप करते हैं, कौन कौन से टेबल आपके बन सकते हैं। ठीक, बट याद रखना डाटाबेस डिजाइन करने से पहले उस फील्ड का हमें पता होना चाहिए। मैंने वैसा ही डिसाइड किया जिसका हमें पता, हम सारे किसी एप्लीकेशन पे साइन अप तो करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा था, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन से मास्टर टेबल होंगे। मास्टर टेबल वो टेबल होते जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होता है, जिनमें रोज होता वो नहीं, जिसमें कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे टीवी कंट्री, किसके लिए, कंट्रीज के लिए, और इसमें हम 2 कॉलम लेंगे, कंट्री कोड, डेटा टाइप इन, और इसको क्या बनाएंगे, प्राइमरी। एक इसी तरह से कंट्री नेम, डाटा टाइप वैरकर 50। अब ये कंट्रीज को स्टोर करने के लिए टेबल बना रहे, कंट्री कोड और कंट्री नेम। आप बताओ जब सारी कंट्रीज एक बार इसमें ऐड हो गई तो इसमें मैनिपुलेशन जो है वो पता नहीं कब होगी, जब नई कंट्री कभी बनेगी, किसी कंट्री का नाम चेंज होगा। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा यह है, इसको हम बोलेंगे मास्टर टेबल, जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा चेंज हो सकता है। अब एक बार सारी कंट्रीज ऐड हो गई, नई कंट्री पता नहीं कब बनेगी। ठीक, तो उस केस में एक कहने का तो मतलब यह है कि उन्हें मास्टर टेबल, जिसका मैंने एग्जांपल आपको पूछा था, जब कॉलेज में तो सबको पता है, अगर कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कौन कौन से मास्टर टेबल हो सकते हैं, तो आपके माइंड में क्या आया जी, सब्जेक्ट। अब एक कॉलेज में सब्जेक्ट फिक्स है, नया तो पता नहीं कब आएगा, कब हटेगा, तो वो क्या होगा, मास्टर टेबल। एक कॉलेज में स्ट्रीम तो फिक्स है,
नई स्ट्रीम कब आएगी? ठीक, वो क्या आपका मास्टर टेबल बनेगा। डिपार्टमेंट, उसमें डिपार्टमेंट है, ठीक, तो वो भी क्या होगा आपका, क्योंकि डिपार्टमेंट भी कम कॉलम में फिक्स होंगे, 3 है, 4 है, 6 है, रोज थोड़ी नहीं बनते। तो जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मास्टर टेबल। क्या बोलते हैं हमको? मास्टर टेबल। ठीक, ऐसे ही एक कंट्री जो है ये क्या आपका मास्टर टेबल, टीवी स्टेट। एक अब कंट्री के अंदर है स्टेट, तो स्टेट कोड, डाटा टाइप इन, स्टेट नेम, varchar 50। अब ये जो स्टेट है आपकी, पहली बात ये भी मास्टर टेबल हो। अब इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं नहीं, पता नहीं कब बनेगी, यूएस में जितनी स्टेट्स हैं, तो जिन टेबल में कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होता मास्टर टेबल, लेकिन ये जो स्टेट है ये किसी कंट्री के अंदर है, तो यहां पे आप एक कॉलम और लोगे, स्टेट कंट्री कोड, डाटा टाइप इन, और इसको क्या बनाएंगे? फॉरेन की, इसके साथ कंट्री टेबल और उसके अंदर जो कंट्री हो, एक कंट्री टेबल और उसके अंदर जो कंट्री, एक हम कल यहां पे, तो पहली बात कंट्री टेबल एक मास्टर टेबल है जिसमें कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होगा, एक बार सारी कंट्री ऐड होगी, नहीं पता नहीं कब बनेगी। अब स्टेट, ये भी क्या आपका एक मास्टर टेबल, स्टेट का कोड, स्टेट का नेम, और ये जो स्टेट है वो किसी कंट्री के अंदर एक, तो स्टेट कंट्री कोड तभी पता चलेगा ना। इंडिया चूज करे तो इंडिया की स्टेट आए, यूएस चूज करे तो यूएस की आए, यूके चूज करे, जो भी हो। तो इसलिए अब ये स्टेट किसी कंट्री के अंदर है, तो एक कॉलम आपको और लेना पड़ेगा, स्टेट कंट्री कोड, और बता दिया कि इसको क्या बनाना पड़ेगा? फॉरेन की। तो क्वेश्चन है कि फॉरेन की क्यों बना? कल भी यही रुके थे। फॉरेन की क्यों बनाते हैं? नाम बनाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? और तो समझो, पहले ध्यान से देखो, स्टेट कंट्री कोड मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं चाहता हूं स्टेट कंट्री कोड में वही कंट्री कोड एक्सेप्ट हो जो कंट्री टेबल में है। जो कंट्री कोड कंट्री टेबल में नहीं है, अगर मैं वो कंट्री कोड डालना चाहूं तो वो मुझे एरर दे। मान लो आपने टोटल 10 कंट्रीज डाली, 10 कंट्री के कोड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दिए। अभी 10 कंट्रीज ही डालेगी, तो मैं ये चाहता हूं स्टेट कंट्री कोड में वही कंट्री कोड एक्सेप्ट हो जो कंट्री टेबल में है, और कंट्री टेबल में अगर नहीं है ना एक्सेप्ट करे। तो जैसे मैं 1 to 10 लिखूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर मैं लिखूं 11 तो मुझे एरर दे दे कि भाई ये कंट्री तो है ही नहीं। अगर वो एरर ना दे तो गलत कंट्री ऐड होगी और सारा डेटा जो है वो मिसमैनेज हो जाए। जब वो कंट्री नहीं है उसकी स्टेट कहां से होगी? तो याद रखना, हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि स्टेट कंट्री कोड में वही कंट्री कोड होने चाहिए जो कंट्री टेबल में है,
और जो कंट्री टेबल में नहीं है वो कंट्री कोड वो एक्सेप्ट ही ना करे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे और उसका नाम है फॉरेन की। फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू। फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू। अगर आप इसे फॉरेन की नहीं बनाओगे गलत डेटा ऐड हो जाएगा, और गलत डेटा ऐड हो गया तो आगे पूरा प्रोजेक्ट ही गलत हो गया, कहानी खत्म। जितनी मर्जी अच्छी आपने पढ़ ली होते हैं ASP.java Python PHP जो भी है, एक हमारी रिक्वायरमेंट है कि स्टेट कंट्री कोड में वही कंट्री कोड आने चाहिए जो कंट्री टेबल में है। जो कंट्री टेबल में नहीं है वो आने ही नहीं चाहिए। ठीक, तो उसके लिए इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना जिसका नाम है फॉरेन की। तो फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी, और इसको हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यानी इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एक ही बात है, कहने का तो मेरा ये है। तो जब आप चाहते हो यहां गलत डेटा ना ऐड हो, कोई कंट्री ऐड हो जो कंट्री में है, तो आप क्या करो, इसको बना दो फॉरेन। क्या बना दो इसको? फॉरेन। तो फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी। नेक्स्ट, फॉरेन की मल्टीपल हो सकती है। एक टेबल पे फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे प्राइमरी की एक टेबल पे एक ही हो सकती है, लेकिन फॉरेन की एक टेबल पे मल्टीपल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है। फॉरेन की जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉरेन की जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है, पर प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं। तो कई बार ऐसा प्राइमरी और फॉरेन की में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे फॉरेन की एक टेबल पे मल्टीपल हो सकती हैं, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, और फॉरेन की में नल भी आ सकता है। याद है, फॉरेन की में नल भी आ सकता है जो प्राइमरी की में पॉसिबल नहीं। कई बार पूछ रहे फॉरेन की और प्राइमरी की में क्या फर्क है, तो प्राइमरी की एक टेबल पे एक होगी, प्राइमरी की जो है एक वो डुप्लीकेट नहीं होगी, प्राइमरी की में कभी नल नहीं आ सकता। एक, लेकिन जो फॉरेन की है नल भी होगी, डुप्लीकेट भी हो सकती, नल भी आ सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। अब आप लोग एक और बनाओ टीबी सिटी। अगेन ये भी क्या, एक मास्टर टेबल। सिटी को रोज थोड़ी बनती। ठीक, तो सिटी यहां पे आएगा, सिटी कोड, डाटा टाइप इन प्राइमरी की, सिटी नेम वर्कर 50, सिटी स्टेट कोड, और एट, और इसको क्या बनाओगे? फॉरेन की किसके साथ? टीबी स्टेट, और उसमें कॉलम है स्टेट कोड। अब ये जो सिटी है ये भी क्या होगा? मास्टर टेबल। खुद ही सोचो, सिटी कोई रोज थोड़ी बनता। अगर जब पंजाब है, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर सिटी है, तो ऐसे ही सिटी भी क्या बनेगा आपका? मास्टर टेबल। लेकिन ये सिटी किसी स्टेट के अंदर होगा। तो मैं चाहता हूं सिटी स्टेट कोड में वही स्टेट कोड एक्सेप्ट हो जो स्टेट टेबल में है, और जो स्टेट टेबल में नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए।
इसलिए हम लोग इसको क्या बनाएंगे, फॉरेन की। तो ये मैंने क्या किया, स्टेट टेबल के साथ स्टेट कोड। वो कैसे बनाते हैं फॉरेन के, हम आगे सीखेंगे, प्रैक्टिकल बात की बात है, पहले मीनिंग समझो। एक तो ये 3 मास्टर टेबल है, क्लियर है जी, कंट्री, स्टेट और सिटी। आप देखो कभी भी किसी भी वेबसाइट में आप रजिस्टर करते हो, होता है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंट्रीज, फिर कंट्री चूज की, दूसरे टर्म में उसकी स्टेट, स्टेट चूज की, फिर उसकी क्या आती है, सिटी। ये ऐसा ही डाटाबेस बनाओ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता, ये कंट्री, स्टेट, सिटी कौन ऐड करता है, कौन करता होगा, डेवलपर। उस बेचारे को हिसाब समझा जाए वही बहुत है, डेटाबेस जो बनाता है उससे आप डाटा एंट्री भी करवाओगे। एक आता है ना, जैसे हम लोग जैसे अभी याहू में साइन अप करें हॉटमेल पे, तो कंट्री, स्टेट, सिटी पहले से ऐड होते हैं, हम तो सिलेक्ट करते हैं। किसने ऐड किया होता, वो डेवलपर ने नहीं। याद रखना, जितने भी मास्टर टेबल होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, जो नहीं 30 भी हो सकते, 300 भी, उनको मैनेज कौन करता है, उस एप्लीकेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। यानी आप ऐसे याद रखिए, उस एप्लीकेशन का मालिक, एडमिन जिसे कहते हैं। ये सारी कंट्री, स्टेट, सिटी कौन ऐड करेगा, एडमिन। उसका अलग से यूजर पासवर्ड होता है जो ये सारा काम करेगा। अगर उसमें गलत कंट्री ऐड हो गई, गलत स्टेट ऐड हो गई, तो डेवलपर की गलती नहीं है। अगर उसने कोई स्पेलिंग गलत लिख दिए डाटा एंटर करते हुए, तो डेवलपर की गलती नहीं है। तो आपसे पूछे कि मास्टर टेबल को कौन मैनेज करता है, तो आप बोलोगे उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे मान लो मेरे लिए किसी ने एक वेबसाइट बनाई www.abc.com, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूं, मैं डाटा एंटर करूंगा या मैं डाटा एंटर करवाऊंगा। ठीक, तो जितने भी मास्टर टेबल होते हैं उन्हें कौन मैनेज करता है, उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर। आप ईबे पे जाते हैं, आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, अमेज़न पे जाते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, वो किसी ने तो डाले हैं, हम तो नहीं डालते, हम तो नॉर्मल यूजर है, हम तो शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट सर्च किया, ऐड टू कार्ट, पैसे दिए, घर आ गए। एक प्रोडक्ट किसने ऐड किए होंगे, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर तो होगा। अब ऐसे थोड़ी मैं जाऊं, मैं भी ऐड कर दूं, ये बेचना है, कोई और बैठे मैंने ये बेचना है, ऐसे थोड़ी होता, कभी ऐसे तो नहीं होता, भाई तो कोई भी डाल के बेचता रहे। तो उस एप्लीकेशन को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, जो ये सारा काम करेगा। तो मास्टर टेबल को कौन मैनेज करता है, उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। तो पहला काम है प्रोजेक्ट में मास्टर टेबल कौन से बने, एक वो आपको कैसे डिसाइड करना होता है कि जिन टेबल में कभी कभी डेटा ऐड होता है, तो वो हमारे मास्टर टेबल। अब जो मैं टेबल बना रहा हूं TBR, ये रजिस्टर, अब रजिस्टर तो रोज ही करते हैं लोग, वो करते नहीं करते, रजिस्टर तो रोज ही करते हैं। कहने का तो क्या होगा, इसे मास्टर टेबल नहीं बोलेंगे। जिन टेबल्स में रेगुलर चेंजेस होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन टेबल। क्या बोलते हैं उनको, ट्रांजैक्शन टेबल। ट्रांजैक्शन टेबल, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक, तो ये ट्रांजैक्शन टेबल हम लोग उनको बोलते हैं। जिन टेबल में रेगुलर चेंजेस होते हैं, जैसे कॉलेज का एग्जांपल लो, स्टूडेंट का जो टेबल होगा, तो स्टूडेंट हर साल आते हैं जाते हैं, कौन सा टेबल होगा, ट्रांजैक्शन टेबल। एक
एम्प्लॉइज आते हैं जाते हैं, कौन सा टेबल होगा? ट्रांजैक्शन टेबल। ऐसे इस एप्लीकेशन में रजिस्टर तो लोग रोज ही करते हैं, तो ये कौन सा टेबल होगा? ट्रांजैक्शन टेबल, जिन टेबल्स में रेगुलर चेंजेस होते हैं। रजिस्ट्रेशन कोड जिसने रजिस्टर किया, ये उसका नेम, रजिस्टर किया ये उसका एड्रेस, रजिस्टर, ईमेल, एक कोड, नेम, एड्रेस और ईमेल। जिसने रजिस्टर किया उसका नेम, एड्रेस, ईमेल, ऐसे आगे फोन नंबर, जेंडर, कई कुछ हो सकते हैं, तो हम डाल सकते हैं। मैंने अभी सिंपल 4 कॉलम डाले। अब जिसने रजिस्टर किया वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, तो यहां पे सिटी कोड, और इसको क्या बनाएंगे? फॉरेन की, किसके साथ? सिटी टेबल में सिटी कोड। जब आप नॉर्मलाइजेशन कभी थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो तो हम पढ़ लेते हैं। उसमें ये की, उसमें सारी की, लड़ाई तो होती किसको की बनाना, किसको नहीं, किसको प्राइमरी की बनाना, किसको फॉरेन की। पंगा तो यहां पर है। ठीक, तो अब ये सिटी कोड जिसने रजिस्टर किया वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, तो यहां कोई सिटी कोड एक्सेप्ट होने चाहिए जो सिटी टेबल में है। इसको क्या बनाएंगे? फॉरेन की, किसके साथ? सिटी टेबल के सिटी कोड के साथ। नहीं बनाएंगे तो सिटी कोड कुछ भी ऐड कर देगा, डेटा सारा गलत। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब पता होगा वहां किसको प्राइमरी की बनाना है या किसको फॉरेन। तो पहले ये बात समझ आ गई फॉरेन की क्यों बनाते हैं। फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यूज, ताकि कोई गलत डेटा उसमें एंटर ना करे। ठीक, अब ये डेटाबेस आपका नॉर्मलाइज है। बताता हूं जिनको नॉर्मलाइज नहीं पता होती वो इसी को कैसे बनाएंगे, तो आपको ज्यादा पता चले। अब ये 4 टेबल हमने बना दिए। ये डाटाबेस नॉर्मलाइज है, इसमें कोई वो नहीं। ठीक, जैसे आप जॉब पे भी जाते हैं वैसे ये डाटाबेस डिजाइन करना काम सीनियर डेवलपर का होता है, याद रखना। फ्रेशर से वो नहीं करवाते हैं, लेकिन जब उन्होंने डाटाबेस बना दिया उसकी समझ तो हमें होनी चाहिए ना। जैसे ये टेबल है, चलो मेरी सपोर्ट से आपने बना ली, तो यहां तक की हेल्प तो होती है, क्योंकि जाते जो डाटाबेस डिजाइन करना वो तो काफी सीनियर पर्सन जो करते हैं, कर दिया। अब आगे वाला जो काम है ये हमें आना चाहिए। जैसे अब ये 4 टेबल हम बनाए, प्राइमरी फॉर्म की कैसे बनाते हो बात की बात है। ठीक, अब आपको यहां नॉर्मल सीक्वल की क्वेरी लिखनी है। पहले क्वेश्चन समझो क्या है। जिन्होंने रजिस्टर किया मुझे उसका नेम डिस्प्ले करवाना है, ये सीक्वल की सेलेक्ट क्वेरी है। उसका एड्रेस डिस्प्ले करवाना है, उसका ईमेल और उसका कंट्री का नेम और उसका स्टेट का नेम और उसका सिटी का नेम। किसका? जिसने रजिस्टर किया। जिसने रजिस्टर किया उसका नेम, एड्रेस, ईमेल, कंट्री, स्टेट और सिटी। जिसने रजिस्टर किया मुझे उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करनी है, जिसने रजिस्टर किया।
क्या क्वेरी लिखोगे आप लोग? टेबल आपके पास बने हैं, आपको बोला जाए इन 4 टेबल से आप ये क्वेरी लिखो, जिसने रजिस्टर किया उसका नेम, एड्रेस, ईमेल, उसकी कंट्री का नेम, उसकी स्टेट का नेम और उसकी सिटी का नेम। जो ये क्वेरी लिख लेगा उसे डाटाबेस आता है, और जो नहीं लिख पाया उसे डाटाबेस नहीं आता। थोड़ा थोड़ा कोई चीज नहीं है। देखो जब जॉब करते थे बोलेंगे मैं थोड़ा क्रेडिट बनाता हूं, मैं आधा बनाता हूं। एक लिखो क्वेरी। क्वेरी लिखने के लिए 5 मिनट हैं पूरे। जो क्वेरी लिख लेगा मुझे नोटबुक दिखा दे। 20 सेकंड हो गए। क्वेरी है जिन्होंने रजिस्टर किया उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका कंट्री का नेम, उसका स्टेट का नेम और सिटी का नेम। अगर हम ये क्वेरी नहीं लिख पाए तो दिल्ली दूर है, बड़ी दूर है। क्वेरी लिख ली तो डाटाबेस आता। जिसने रजिस्टर किया उसका नेम, एड्रेस, ईमेल, कंट्री का नेम, स्टेट का नेम और सिटी का। मत करो, इसने लिख ली और करना करा। यही सब आ गया। सबकी दिल्ली दूर है, सबकी दिल्ली दूर है, किसी ने आपने तू दिखा दे वैसे थोड़े गलत है तो क्या हुआ, सारा ही बात दिया, सारा ही बात लिख ली? किसने लिखी? जनाब कला इधर लिखी किसने? लिख ली? एक वर्ष ने हाथ खड़ा। जिसको लगता है मैंने लिख तो ली पर ये नहीं पता ठीक है गलत है, करना पड़ा। बाकी ने लिखी नहीं है। चलो अब आप ये देखो ध्यान से। पहली बात है देखो सीक्वल की क्वेरी है और ये आना चाहिए। ध्यान से आपको एक तरीका बताऊंगा कि क्वेरी सोचनी कैसे है, फिर उसे लिखना कैसे है। और मेरे को लगता है कि 4 टेबल है तो कल को हम 400 टेबल से भी लिख सकते हैं। क्वेरीज काफी बड़ी होती हैं, ठीक। तो अब यहां पे आपने क्या क्वेरी लिखनी है, ठीक। तो इस क्वेरी को सोचना कैसे है। अब तो 4 टेबल है, कल को 10 भी होंगे, कल को 20 भी होंगे। सबसे पहला काम होता है एंट्री टेबल कौन सा है। ध्यान से सोचो, एक प्रोजेक्ट में 50 टेबल है, एंट्री टेबल कौन सा है?
एंट्री टेबल मतलब ये है, जैसे आप लोग कहीं पे भी है, कहीं पे भी घर भी जाते हो, एंट्री गेट होता है, ऑफिस में जाते हो तो सबसे पहला काम तो यही है। अब मैंने क्या बोला, जिन्होंने रजिस्टर किया हमें उसका नेम, एड्रेस, ईमेल और कंट्री का नेम, स्टेट का नेम और सिटी का नेम चाहिए। इससे आपको यह पता चल गया कि एंट्री टेबल जो है वो टीबी रजिस्टर्ड, पहला पॉइंट। फिर क्वेरी सोचनी कहां से है, तो सबसे पहले जैसे मैं बोलूंगी इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, एंट्री टेबल कौन सा होगा, इंप्लॉय। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एंट्री टेबल कौन सा होगा, स्टूडेंट। बाकी टेबल बाद की बात है, वो उसका जुड़ते जाएंगे अपने आप। तो पहला काम क्या होता है, एंट्री टेबल। तो आपने देख लिया एंट्री टेबल तो मिल गया। देखो क्वेरी लिखने से पहले देखना डाटाबेस भी वैसा बना है कि नहीं। वो बंदे ने डाटाबेस ही गलत और मथा मारते रहे हम लोग 2 घंटे, पहले यही देखना है। तो आपको ये पता चल गया कि एंट्री टेबल जो है टीबी आ रही, एक एंट्री टेबल जो है टीबी आ रही, ठीक। और इसमें क्या है, आरईजी नेम है, ये यहां आ जाएगा, ठीक है जी। आरईजी एड्रेस है वो यहां आ जाएगा, आरईजी ईमेल है वो यहां आ जाएगा, आ गया जी। अब उसके बाद यहीं पे देखो आरईजी सिटी कोड, इसकी फॉर्म की किसके साथ बनी होगी, देखो फॉर्म की कैसे बनाते हो प्रैक्टिकल में सीख ले, वो हमें अभी नहीं पता, वो बात की बात है। तो आरईजी सिटी कोड से सिटी टेबल पे जाएगा, इस पे जाएगा सिटी, तो यहां से गया सिटी टेबल में, ये सिटी कोड उड़ के नहीं जा सकता, और यहां से मिल जाएगा उसे सिटी का नेम। फिर जब यहां पहुंच गया तो यहां क्या है, सिटी स्टेट कोड, और यहां से इसकी फॉर्म की किसके साथ है, स्टेट के स्टेट कोड से, तो यहां से पहुंच जाएगा यहां, और यहां से उसे मिलेगा स्टेट का नेम। फिर उसके बाद स्टेट कंट्री कोड, यहां से वो जाएगा कहां पे, कंट्री टेबल में, और यहां पे है कंट्री कोड, ठीक। और यहां से कंट्री नेम, तो यही तो चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता एंट्री टेबल कौन सा, आप बैठ जाए कंट्री है ये एंट्री टेबल, तो कंट्री कोड और नेम मिलेगा, बाकी कहां जाना कुछ नहीं पता, ठीक। तो यहां पे हम कैसे आए, आरईजी टेबल, इससे कहां पहुंचे, सिटी, सिटी से कहां पहुंचे, स्टेट, स्टेट से कहां पहुंचे। पहली बात ये पॉसिबल तभी हुआ फॉर्म की पता हो गया जी, ठीक। अब इसकी क्वेरी कैसे लिखनी है, अब यहां आओ, बिल्कुल जैसे सोचा, सेलेक्ट स्टार नेम, क्या क्या चाहिए, आरईजी नेम, आरईजी एड्रेस, आरईजी ईमेल, ठीक, कॉमा कंट्री का नेम, तो सीएनटी नेम, स्टेट का नेम, स्टेट नेम, सिटी का नेम, सिटी नेम, फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जितने टेबल, और टेबल को भी उसी तरह लिखो, सबसे पहले कौन से टेबल पे जाएंगे, आरईजी, आरईजी के बाद कौन से पे जाएंगे, सिटी, सिटी के बाद कौन से पे जाएंगे, स्टेट, स्टेट के बाद कहां जाएंगे, कंट्री। एक फ्रॉम टीबी, आरईजी, सिटी, स्टेट और कंट्री, ये चारों टेबल आपके दूसरा लिखे, पहले आरईजी, फिर सिटी, फिर स्टेट और फिर कंट्री। एंट्री टेबल से शुरू करना है। अगर वो डाटाबेस नॉर्मलाइज होगा तो 101% वो रिजल्ट आपको मिलेगा।
ठीक। अब यहां पे जब मल्टीपल टेबल से डाटा फेच करते हैं तो हमें क्या लगाना होता है? ज्वाइन। क्या लगाते हैं जी? ज्वाइन। ठीक। मल्टीपल टेबल से अगर डेटा चाहिए, ठीक, कैसे? अब ज्वाइन भी कई टाइप के होते हैं। यहां पे मैं वही ज्वाइन यूज करवाऊंगा, इक्वी ज्वाइन, जो सबसे ज्यादा यूज हो, यानी 99% यही यूज। और उस इक्वी ज्वाइन का फंडा सिंपल है कि कॉमन कॉलम उन टेबल में होना चाहिए। वो है तभी तो यहां तक पहुंचे। और ज्वाइन लगाओगे कैसे? ध्यान से, उसी तरह से वेयर आरईजी सिटी कोड। यहां से हम कहां पहुंचेंगे? सिटी कोड में। देखो, एंड जब मल्टीपल टेबल से डाटा फेच करना हो तो ज्वाइंस लगते हैं, एक। और ये इक्वी ज्वाइन है, सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉमन कॉलम इसमें होना चाहिए। तो ये वेयर के बाद वही लिख रहा हूं। एंड अब सिटी टेबल में पहुंच गए तो यहां पे क्या है? सिटी स्टेट को इक्वल टू स्टेट को। अब स्टेट टेबल पे पहुंच गए एंड अब क्या आएगा? स्टेट कंट्री कोड, यहां पे कंट्री। अब ये आपका बस यही थी क्वेरी जो मैंने दी। किसने ऐसे लिखी? करना करा। एक, और आज के बाद तो लिख लोगे ना। अभी और डाटाबेस बनाऊंगा, फिर चेक कर लेंगे। एक, इसके बिना आगे के कोर्स का वैसे कोई फायदा भी नहीं है। अब देखो, जिनको नॉर्मलाइजेशन नहीं पता है वो पता क्या करेंगे? आरईजी टेबल में आरईजी स्टेट कोड डेटा टाइप इंट और इसकी फॉर्म की बना लेंगे स्टेट के साथ। आरईजी कंट्री कोड डाटा टाइप इंट और फॉर्म की बना लेंगे कंट्री के साथ। ये चल जाएगा, कोई गलत नहीं है, आउटपुट आ जाएगी। लेकिन ये डाटाबेस नॉर्मलाइज नहीं। कैसे? मान लो 2 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे? 2 लाख। तो 2 लाख बार ये स्टेट कोड और कंट्री कोड भी यहां स्टोर होगा, बनी होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डुप्लीकेसी। अगर डाटाबेस में डुप्लीकेसी है तो वो भी नॉर्मलाइज नहीं है। अब जब इसके बिना भी हमारा वही काम हो रहा है और ऐसे 2 कॉलम लिखते हैं तो भी वही काम हो रहा है, बेसिकली आसान बनाने के लिए आपको यहां से सीधा सिटी टेबल, यहां से सीधा स्टेट और यहां से सीधा कंट्री। ठीक, लेकिन ये डाटाबेस नॉर्मलाइज नहीं। ठीक, तो इसलिए कहने का तो मेरा यह है, आपने लिखना है ठीक कि डाटाबेस नॉर्मलाइज होना जरूरी। ठीक, अब हम एक और डाटाबेस बनाते हैं, एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन। तो छोटे बस एक और बनाएंगे, फिर एमबीसी शुरू करना है।
लो जी, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज होगी? टीबी टैब, ये डिपार्टमेंट, ठीक, डीएनओ, डाटा टाइप इंट और प्राइमरी। दूसरा कॉलम ले लिया डिपार्टमेंट नेम, वर्कर 50। पहली बात, ये भी मास्टर टेबल है, क्योंकि कंपनी में कितने डिपार्टमेंट? 4 होंगे, 6 होंगे या 10, ठीक। तो टीबी टैब जो है ये भी क्या आपका मास्टर टेबल। कभी कभी ऐड होंगे ना नया डिपार्टमेंट, पता नहीं कब बनेगा, कब उसका नाम चेंज होगा, तो ये भी क्या आपका एक मास्टर टेबल। और यहां पे हम रिज्यूम के ऐसे डाटा डाल दिया, डिपार्टमेंट नंबर 10 और यहां पे ये अकाउंट्स, डिपार्टमेंट नंबर 20 सेल्स, डिपार्टमेंट नंबर 30 मार्केटिंग। तो ये डिपार्टमेंट टेबल बन गया। आप रिज्यूम करो 3 डिपार्टमेंट ऐड कर दिए। अब डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 हो सकता है, ऐसे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की है और ऐसे। अब ये एक मास्टर टेबल है। एक और डेजिग्नेशन, ये भी आपका क्या होगा? मास्टर टेबल होता है ना कंपनी में, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। और ये जो है डेजिग्नेशन कोड, डाटा टाइप इंट क्या बनाओगे? प्राइमरी की डीएसजी नेम वर्कर 50, क्लियर है? और यहां पे ये भी मास्टर टेबल है। सोचो एक कंपनी में आज 15 डेजिग्नेशन, सॉल्व भी पता नहीं कब बनेगी, तो ये भी क्या होगा? मास्टर टेबल। जैसे डेजिग्नेशन कोड 1 डाल दिया जी, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेजिग्नेशन कोड 102 टीम लीड, डेजिग्नेशन कोड प्रोग्रामर, टैली एक तो डेजिग्नेशन कोड 101 और आगे प्रोजेक्ट मैनेजर 102 टीम लीड 103 प्रोग्रामर। तो ये भी क्या होगा? आपका एक मास्टर टेबल। डेजिग्नेशन रोज थोड़ी बनती ना, ये दोनों क्या हो गया? अब देखो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, उसमें कंट्री स्टेट सिटी का आपस में था, ये तो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट अलग और डेजिग्नेशन अलग। अब इन दोनों का लेना देना कहां पे? अब आ जाओ नीचे, ये टीबी एम्प्लॉय, ये ट्रांजैक्शन टेबल है। ये क्या आपका ट्रांजैक्शन टेबल है। एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन तो कभी भी ऐड अपडेट डिलीट हो सकती है। एम्प नंबर, डेटा टाइप इंट और बना दिया प्राइमरी। एम्प्लॉय नेम ये तो पता ही है, वर्कर 50। एम्प्लॉय एड्रेस वर्कर 100। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी इंटीजर। अब इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कौन सा है? तो EDNO, डाटा टाइप इंट और क्या बनाओगे? फॉर्म की किसके साथ? टीबी टैब और उसमें जो DN। ये अब इसमें मतलब क्या हुआ? EDNO में सिर्फ वो ही डिपार्टमेंट आएंगे जो डिपार्टमेंट टेबल में है। अब डिपार्टमेंट टेबल में 3 है, 10, 20 और 30। आगे मैं 40 लिखूंगा तो एरर दे देगा, 11 लिखूंगा तो भी एरर दे देगा। ये 3 ही डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तभी हम इसकी क्या बना देंगे?
फॉरेन की। ये इसी तरह से ETSG को, अब यहां पे फॉरेन की किसके साथ, TB DSG और उसमें जो DSG कोड है। को। अब हम चाहते हैं यहां पे डेजिग्नेशन कोड कोई एक्सेप्ट करे जो डेजिग्नेशन टेबल में है, दैट इज 101, 102 और 103। अगर 104 लिखे तो वो मुझे एरर दे दे, तभी देगा एरर अगर आपने इसको बनाया होगा फॉरेन फॉरेन। अब ये देखो यहां पे मल्टीपल फॉर्म की लिखवाया, तो एक टेबल पे एक से ज्यादा फॉर्म की हो सकती है। एक तो ये जो डाटाबेस बनता है ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अब यहां डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन का कोई लेना देना नहीं है आपस में, इसलिए मुझे दो फॉर्म की यहां पे बनानी पड़ेगी। एक। अब उसके बाद हम इंप्लॉय में भी थोड़ा सा डाटा डाल देते हैं, ठीक, जैसे एम्प नंबर 1 दे दिया, यहां पे नेम, एड्रेस और सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर, ये देखो 10 और डेजिग्नेशन 101 और यहां पे देश मोहल्ले 45,000। 20 और 102। ठीक, और यहां पे ये 30 और ये 103 और एक और ये देखो एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो मैंने 10 डिपार्टमेंट दोबारा डाल दिया। अभी लगवाया फॉर्म की डुप्लीकेट हो सकती है, 10 दो बार आ गया क्योंकि 10 डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय 2 है। ऐसे सेम डेजिग्नेशन वाले भी मल्टीपल लोग हो सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, 2 टीम लीड हो सकते हैं, तो इसलिए ये डुप्लीकेट भी हो। क्लियर है जी? अब यहां पे तो ये आपके ये तो यहां भी 2 फॉर्म की आपकी पार्टी डुप्लीकेट हो सकता है। देखो 10 डिपार्टमेंट 2 बार आ गया और 102 2 बार, तो सेम डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं और सेम डेजिग्नेशन वाले भी हो सकते हैं, तो फॉर्म की डुप्लीकेट भी हो सकती है। अब हमें यहां क्वेरी लिखनी है, मुझे इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। क्या करनी है? इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन। क्या क्या? एम्प नंबर, नेम, एड्रेस, सैलरी और उसका डिपार्टमेंट का नेम और उसमें डेजिग्नेशन का नेम। यानी मुझे इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। क्या क्या? एम्प नंबर, नेम, एड्रेस, सैलरी और उसका डिपार्टमेंट का नेम, उसका डेजिग्नेशन का नेम। अब इसी क्वेरी में ऊपर नजर मारो, एम्प नंबर ठीक आ जाएगा, नेम, एड्रेस, सैलरी, बट यहां तो डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम चाहिए। यहां डेजिग्नेशन कोड है, मुझे डेजिग्नेशन का नेम चाहिए। लिखो क्वेरी क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब तो लिख लोगे। यस सर। ये सब चाहिए ना नीचे स्टार को। मुझे इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन में एम्प नंबर, नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट और एक
पढ़ना देयर और उनकी नहीं देखना। एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या दिखाना है, और एंट्री टेबल कौन सा हुआ, एम्प्लॉय एम्प्लॉय। चलो जी चलते हैं, यही हुआ। यहां से एम्प नंबर मिल जाएगा, नेम, एड्रेस और सैलरी। यहां से डिपार्टमेंट नंबर है, इसको क्या बनाया हुआ, फॉरेन की। तो यहां से मैं जाऊंगा टीबी डेप टेबल में, और जैसे टीबी डेप में गया वहां डीएनओ है, और यहां से मिल जाएगा डिपार्टमेंट का नेम। इसी तरह से डेजिग्नेशन कोड, तो यहाँ पे टीएसजी कोड डेजिग्नेशन पे जाऊंगा, यहां से डेजिग्नेशन का कोड और यहां से डेजिग्नेशन का नेम। एक मेन आपको देखना है बन गया। एंट्री टेबल कौन सा है, तो एम्प्लॉय। अब इसकी क्या क्वेरी लिखोगे, बताना मेरे को, क्या लिखा था, सेलेक्ट, आगे एम्प नंबर, ऐप नेम, कॉमा एम्प्लॉय नेम, कॉमा एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी और डिपार्टमेंट का नेम और डेजिग्नेशन का नेम। फ्रॉम तीनों टेबल, और यहाँ पे फ्रॉम टीबी बोलो, एम्प्लॉय, टीबी, फिर टीबी टैब, फिर टीबी डीएसजी। एक तीनों टेबल लिख लिए, यस सर, और वही इक्यू ज्वाइन क्या लिखोगे, वेयर एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर। एक बना दिया तो क्या लिखोगे यहाँ पे, वेयर EDNO is equal to DNO and EDSG code equal to DSG code. बस Clear है? हो गया। अब किसने ये क्वेरी ऐसे लिखी थी, एक तो आप अंदाजा लगा लो, थोड़ी देर पहले हम सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन ये तो दूर की बात। एक बार तरीका समझ आ गया तो हम आराम से, अब जितना मर्जी, बस आपको ये है डेटाबेस प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए। अभी हम लोग आगे जब काम करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह में, तो हम बनाएंगे डेटाबेस वहां पे, तो हमें और पता होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट में और बताता हूं, अलायंस का। क्या बताना है, अलायंस। अलायंस क्या होते हैं आपके, जैसे एक, जैसे ये टीबी एम्प्लॉय है, इस टेबल का शॉर्ट नेम दे दिया ए, और टीबी डेप इसका शॉर्ट नेम दे दिया बी, टीबी डीएसजी उसका शॉर्ट नेम दे दिया सी। ये अलायंस। अलायंस क्या होता है, शॉर्ट नेम। क्या होता है बेसिकली, शॉर्ट नेम। ठीक, अगर टीबी एम्प्लॉय लिखना जहां मैं वहां ए लिख लूंगा, और टीबी डेप लिखना वहां बी, और टीबी डीएसजी लिखना वहां पे सी। अब देखो, जैसे वेयर लिखा ईडीएनओ, ईडीएनओ कौन से टेबल में, टीबी एम्प्लॉय में, तो मैं लिखूंगा ए डॉट। डीएनओ कहां है, टीबी डेप में, तो मैं लिखूंगा डी डॉट। और ईडीएसजी कहां है, टीबी एम्प्लॉय में, ऐसे। डीएसजी कोड कहां है, सी में। इन्हें कहते हैं टेबल अलायंस। पहली बात, ये अलायंस देने कब जरूरी है, इसके बिना भी ठीक था, आपका गलत नहीं था। अलायंस देने तब जरूरी होते
जब आपका कॉलम का नेम सेम हो, जैसे हमने DNO रखा हुआ, मान लो हमने एम्प्लॉय में भी DNO होता, टैप में भी DNO, तो क्वेरी तो कंफ्यूज हो जाएगी किसका DNO उठाना है। तो उस केस में आपको अलाइज देना जरूरी, जब आपका कॉलम का नेम सेम हो तो अलाइज। जैसे अब देखो हमें पता है डी नेम डिपार्टमेंट और कहीं है नहीं, तो अलाइज क्यों दें? DSG नेम पता ही है एक ही टेबल में, तो अलाइज क्यों दें? तो अलाइज कब देने होते हैं? जब कॉलम का नेम सेम हो। अगर सेम नहीं है तो अलाइज देने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अलाइज का पहला तो जैसे ये लिखा है, नहीं तो पूरा नाम लिखना पड़ता tbemployee.dno, tbdep.dno। ये टेबल का एक किस्म से हम शॉर्ट नेम देते हैं, बट ये अलाइज देने कब जरूरी होते हैं आपके? जब कॉलम का नेम सेम हो। ठीक, तो ये अगेन आपका इक्वल ज्वाइन है, ठीक, जो मैंने पहले बताया। तो ठीक, तो ये था। अब आप ऐसे ना याद रख लेना कहीं पे, जैसे हम यहाँ कोई इलाज देने की जरूरत नहीं, ठीक, ये तो सिखाने के लिए आपको बता दिया। अब आप ये ना सोचें कि यहाँ दो कॉलम ले लिए DNO और DSG, तो मैंने बोला डाटाबेस नॉर्मलाइज नहीं है। एक हर एक का अपना सिनेरियो होता है, वहां पे कंट्री के साथ स्टेट, स्टेट के साथ सिटी, इन तीनों का आपस में रिलेशन था। डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन का आपस में रिलेशन नहीं था, इसलिए दो फॉर्म की यहाँ पे बनी। दो भी बन सकती है, 200 भी बन सकती है, मल्टीपल फॉर्म की हो सकती है। ठीक है जी, अभी कुछ नहीं करना, ना बनाना ना कुछ, बस समझना ही है जो मैंने लिखा है। ये जब मैं आगे यूज करवाऊंगा तब आपको प्राइमरी फॉर्म की बनाएंगे और तब इन क्वेरीज को हम लोग यूज करेंगे। आपका मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए फॉर्म की क्या होती है, क्यों बनाते हैं, ज्वाइन कैसे है, सीक्वल की क्वेरी कैसे लिखनी है, उस क्वेरी को सोचना कैसे। देखो जिस बच्चे ने एंट्री टेबल आइडेंटिफाई कर लिया ना, फिर तो पहुंच जाएगा। डाटाबेस सही होना चाहिए, बस उसके बाद आपकी कोई रोल नहीं। एज ए फ्रेशर हमारा इतना रोल है एंट्री पॉइंट, उसके बाद वो अपने आप लेके जाएगा जहां जहां से डेटा चाहिए। तो कुछ भी नहीं है क्वेरी, 50 टेबल के 100 टेबल की इकट्ठी क्वेरी, एक एक दिन क्वेरी लिखने में लगता है। ठीक, क्योंकि टेबल तो कम नहीं होंगे, हजारों में टेबल होते हैं, तो उसमें तो बंदा टेबल याद ही रखता फिर। तो उस तरह से अगर ये कितना का नॉलेज होगा तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे आप पूछ रहे थे सर, वो सिलेक्ट स्टार करके नहीं कर सकते? कौन सा स्टार? बच्चे वो एक टेबल से अगर सारे कॉलम उठाने हैं, यहाँ अलग अलग टेबल से डाटा उठा ले। ठीक, चलो अब आपका जो है मेन टॉपिक हम शुरू करेंगे। क्या? MVC। पहली बात बताऊं, ये जो MVC टॉपिक है ये सिर्फ ASP.NET का नहीं, ये MVC जावा में भी होता है, ये MVC पाइथन में भी है, ये MVC PHP में भी है, यानी सभी में होता है। और आजकल बड़ी डिमांड में है, ये MVC आर्किटेक्चर में आजकल काम होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक, इस आर्किटेक्चर को हमें थोड़ा ढंग से समझना है। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। अगर आप पाइथन पढ़ें, वहां जेंगो फ्रेमवर्क, वो पूरा MVC। PHP पढ़ें तो वहां कोडिंग नाइटर, चेन, लारावल, ये क्या सारे फ्रेमवर्क, वो MVC फ्रेमवर्क। एक इसलिए MVC पे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक, 3 to 4 weeks MVC ही पढ़ना आपने। ठीक, और आगे फिर जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वहां तो यूज होगा। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, पहली बात ये जब आप MVC कहते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म समझे, फिर तो जावा भी है, तो आपको पूरा कहना पड़ेगा कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ASP.NET MVC। पहली बात, ठीक, हम ASP.NET,
लेकिन सिंटैक्स इसमें वही ASP.NET के होंगे, मीनिंग MVC का कॉमन होगा, चाहे जावा चाहे पाइथन है चाहे PHP। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, पहली बात MVC एक आर्किटेक्चर है, MVC कोई क्लास नहीं है, MVC एक आर्किटेक्चर है, यानी ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ये प्रोजेक्ट बनाने का एक तरीका है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक तरीका, एक वे है। प्रोजेक्ट तो इसके बिना भी बनता है। तो MVC जो है एक प्रोजेक्ट बनाने का इन्होंने आर्किटेक्चर दे दिया, एक प्रोजेक्ट बनाने का हमें सिस्टम दे दिया। तो ऐसे ही काम करना है। जैसे होता क्या, जो लोग MVC नहीं यूज करें, मैं डेवलपर बैठा हूं, मैं अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझूंगा, मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर दूंगा। दूसरा बंदा आया, उसी प्रोजेक्ट को किसी और तरीके से डिजाइन कर लेगा। हर एक का अपना आर्किटेक्चर होगा, कॉमन तो नहीं हुआ। कल को एक बंदे ने 2 साल काम किया, प्रोजेक्ट पे चला गया, उसके बाद नया बंदा आया है, तो उसको पूरा आर्किटेक्चर समझने में टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग यूज करते हैं MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये आपका एक आर्किटेक्ट है, ये आर्किटेक्चर है जो प्रोजेक्ट बनाने का एक सिस्टम है, आप कह सकते हो कि ऐसे ऐसे बनाना है। बट इससे पहले आपको एक तो चीजें पता होनी चाहिए। आपने कभी सुना होगा 3 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर, N टायर आर्किटेक्चर, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। तो MVC सीखने से पहले हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं। आर्किटेक्चर थ्योरी होती है, ये आप याद रखना। जब भी कोई आर्किटेक्चर कहता है ना, फिर प्रैक्टिकल तो वही है, इम्पोर्ट बाय। ठीक, तो अब आपको पहले देखो, एक डेटाबेस टायर होती है, टायर मतलब TIER, डेटाबेस टायर, और एक होती प्रेजेंटेशन टायर। ये हमें आती है, जो आज तक हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं, दैट इज 2 टायर आर्किटेक्चर, जिसमें सिर्फ 2 चीजें होंगी, डेटाबेस टायर और प्रेजेंटेशन टायर। डेटाबेस टायर और प्रेजेंटेशन टायर। जैसे आप लोग डेटाबेस बनाते हो, टेबल बनाते हो, स्टोर प्रोसीजर बनाते हो, क्या हो? डेटाबेस टायर। और प्रेजेंटेशन टायर, जो आप पेज बनाते हो, जहां टेक्स्ट बॉक्स लगाते हो, जहां पे आप डेटाबेस को एक्सेस करते हो, इसको कनेक्शन क्लास लिखते हो, दैट इज प्रेजेंटेशन टायर। तो ये होता है 2 टायर आर्किटेक्चर, जो पिछले 2 प्रोग्राम बनाए वही। ऐसे है ना, देखो पहले हम डेटाबेस में जाते हैं, टेबल बनाएंगे, स्टोर भी बनाएंगे, दैट इज डेटाबेस टायर, हमें आता है। फिर हम क्या करते थे, उस डेटाबेस टायर को कहां एक्सेस करते थे? बोलो, उस डेटाबेस टायर को हम लोग ASP.NET में पेज बनाते थे, वहां डिजाइन बनाते थे, जो नजर आता था हमें, और उसकी कोड फाइल में हम डेटाबेस को एक्सेस करते थे, नहीं करते? लिखने एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड क्या करते हैं, सारे डेटाबेस के साथ यूज होते हैं। तो डेटाबेस टायर हमारी सीधी कहां एक्सेस होती थी? प्रेजेंटेशन टायर। इसको हम कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर, जो हम कभी भी यूज नहीं करते। डेटाबेस टायर को डायरेक्ट कहां एक्सेस करते हैं? प्रेजेंटेशन टायर। सोचो आप लोग, डेटाबेस टेबल स्टोर भी बना लिया, फिर क्या करते? पेज बनाते थे, उसी पेज की कोड फाइल में कनेक्शन सिंह वहीं लिखते थे, कौन डॉट ओपन। क्या मतलब हुआ? डेटाबेस को सीधा प्रेजेंटेशन टायर पे एक्सेस करते, उसको कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर। लेकिन ये हम कभी यूज नहीं होते, या नहीं यूज होता, पैसे मांगते। लेकिन डाटा इसमें एक और है, बीच में एक टायर आती है, उसे कहते हैं मिडल टायर। कोई मिडल टायर कहता है, कोई बिजनेस टायर कहता है, कोई बिजनेस लॉजिक लेयर, कोई बिजनेस लॉजिक लेयर। अब इसमें क्या होता है आपका? देखो, डाटाबेस टायर में हम डाटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, स्टोर पे, जो हमें पता है। और यहां पे इसे कहते हैं मिडल टायर।
कोई मिडिल टायर बोले, कोई बिजनेस टायर बोले, कोई बोले बिजनेस लॉजिक लेयर। यहाँ पे हम डाटाबेस टायर को एक्सेस करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? डाटाबेस टायर को एक्सेस करते हैं। किसको? डेटाबेस टायर। तो इसे बोलते हैं मिडिल टायर। यानी यहाँ पे हम लोग पूरे प्रोजेक्ट का बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। तो डाटाबेस टायर को हम कहां एक्सेस करते हैं? मिडिल टायर में या बिजनेस लॉजिक लेयर में। फिर जो बिजनेस लॉजिक लिखा होगा पूरे प्रोजेक्ट का, उसको एक्सेस करते हैं प्रेजेंटेशन टायर में। तो ये हो गया 3 टायर आर्किटेक्चर। डाटाबेस टायर लिखते हैं पहले, फिर हम लोग बिजनेस टायर बनाते हैं, बिजनेस लॉजिक लेयर, और उस बिजनेस टायर को कहां एक्सेस करते हैं? प्रेजेंटेशन टायर में, और इसको हम कहते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। होता ये, और यही आजकल यूज होता है। तो डाटाबेस अलग बनाएंगे, बिजनेस लॉजिक अलग लिखेंगे, प्रेजेंटेशन टायर अलग होगी। ये होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। बट कई बार ऐसा होता है, मान लो एक और सर्वर है, वहां से कोई डाटा आ रहा है, उसका लॉजिक लिखना है। कई बार एक और सर्वर है, सर्वर 1, सर्वर 2, उससे भी डाटा आ रहा है। ऐसा होगा कई बार कि कुछ डाटा इस सर्वर से आ रहा है, कुछ उस सर्वर से आ रहा है, उसका भी लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे 5 टायर। 3 के बाद जो भी होगा वो एंटायर आर्किटेक्चर होता है। एंटायर आर्किटेक्चर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना होता है। जैसे आपके एप्लीकेशन में केवल अलग-अलग सर्वर से डाटा आ रहा है, उसका लॉजिक लिखना है, तो वो 3 के बाद की जो भी होगी वो क्या होगी? फिर एंटायर आर्किटेक्चर। तो याद रखना, एमबीसी जो है वो 3 टायर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। फायदा क्या होगा? प्रॉपर डिवीजन होगी। ये डाटाबेस टायर हो गया, ये बिजनेस टायर हो गया, और ये आपका हो गया प्रेजेंटेशन टायर। तो जब कोड की प्रॉपर सेपरेशन होगी, ठीक, तो उस कोड की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, कोड की टेस्टिंग बेटर होगी। बल्कि सारे कामों के लिए ना कल आना पड़ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, छुट्टी ना करना, एमबीसी इंपॉर्टेंट है। अगले 3-4 हफ्ते एमबीसी ही पढ़ना हमने। एक